हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोग इन्वायरमेंट में यानी कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी में चैप्टर 7 पढ़ेंगे। 6 हम लोगों ने पढ़ा है, 6 चैप्टर तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज़ इन्वायरमेंट के प्लेलिस्ट में जाइए और देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा। और कोई भी फीडबैक देना हो तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में फीडबैक दे सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आज का टॉपिक है हमारा बायोनॉमिक्स। और भी हम लोग 1-2 टॉपिक पढ़ेंगे इससे, जो घटना चक्र की सीरीज चल रही है इसी में, और हम लोग इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है हमारा वो है जैविक आवर्धन यानी कि बायोनॉमिक्स। बायोनॉमिक्स क्या होता है? बायोनॉमिक्स बायो प्लस नॉमिक्स 2 शब्द से मिलकर के बना है। बायो का मतलब होता है जीव या जीवन से संबंधित, इसका तात्पर्य है बायो का। और नॉमिक्स का मतलब होता है लॉ या नियम। तो जो बायोनॉमिक्स का जो पूरा अर्थ होगा वो होगा जीवन के नियम। ये बहुत बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में कि बायोनॉमिक्स का जो अर्थ है वो क्या है, तो जीवन का नियम इसका अर्थ है। तो ये हम लोग एक सिंपल सा है, इसको याद कर लेंगे। यह पारिस्थितिकी का क्या है? पर्याय है। साथ ही यह प्राकृतिक तंत्र के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्र को प्रभावित करते हैं। अब इसमें बायोनॉमिक्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसमें 2 टाइप होंगे, मतलब 2 इसके अंतर्गत आएंगे। एक आएगा हमारा बायो एक्यूमुलेशन, एक आएगा हमारा बायो मैग्निफिकेशन। इसमें एक्यूमुलेशन नहीं दिया है, मैं आप अपने से पढ़ा दे रही हूँ। बायो एक्यूमुलेशन मतलब होता है कि जैसे हमारा ये, मान लीजिए सपोज कीजिए ये हमारा क्या है, इन्वायरमेंट है। इस इन्वायरमेंट में क्या है, पॉल्यूटेंट कैसे एंटर कर रहा है, पॉल्यूटेंट मतलब प्रदूषण कैसे हमारे इन्वायरमेंट पे आ रहा है, इसको क्या बोलेंगे हम? बायो एक्यूमुलेशन बोलेंगे। कि हमारे इन्वायरमेंट को ऑक्यूपाई कर रहा है, मतलब हमारा जो पॉल्यूटेंट है वो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर आ रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? बायो एक्यूमुलेशन। अब बायो मैग्निफिकेशन क्या है? ये इसका एक मतलब नेक्स्ट स्टेज है कि हमारे इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट्स तो आ गया, यानी कि प्रदूषण आ गया। अब क्या है, जैसे मान लीजिए ये फील्ड है, यहाँ पे इन्वायरमेंट पॉल्यूशन आ गया, ठीक है। मान लीजिए एक हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं कि एक प्लास्टिक है वो यहाँ पे आ गया। हमारे यहाँ पे फील्ड है, फील्ड में एक प्लास्टिक रखा हुआ है या प्लास्टिक ढेर सारे रखे हुए हैं। तो ये हमारे जो फील्ड है उस पर इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे गाय आई और ये गाय ने क्या किया, प्लास्टिक वो गलती से खा लिया उसने। तो जो ये प्लास्टिक है, ये जो हमारे फील्ड में है इतना ज़्यादा हार्मफुल नहीं होगा, हानिकारक नहीं होगा जितना गाय के पेट में गया हार्मफुल होगा। इन मतलब और फिर उसके बाद गाय मर गई, उसको किसी ने खाया, तो उस प्लास्टिक का जो पॉल्यूशन है वो और मैग्नीफाई हो गया और ज़्यादा। मतलब होता क्या है कि जो कंसंट्रेशन पावर है, मैग्नीफिकेशन का मतलब ये होगा कि जो कंसंट्रेशन पावर है वो एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाते टाइम उसका कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जा रहा है। जब इन्वायरमेंट में पॉल्यूटेंट है मतलब पॉल्यूशन है तो वो कम प्रभाव मतलब कम कंसंट्रेशन है। उसके बाद किसी एक जीव के अंदर गया तो वो उससे ज़्यादा कंसंट्रेशन उसका बढ़ गया। फिर उस जीव से और किसी में गया तो और कंसंट्रेशन पावर बढ़ गया। तो वो धीरे धीरे मैग्नीफाई हो रहा है, इसको हम बायो मैग्निफिकेशन कहेंगे, ठीक है। और कुछ ऐसे पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि नॉन डिग्रेडेबल होते हैं, नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। जैसे कि हमारा एक है DDT है, जो कि पर्यावरण में हमारे घुलता नहीं है, मतलब वो खत्म नहीं होता है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा हानिकारक है। तो ये सब है, इसमें 2 कॉन्सेप्ट है, एक बायो एक्यूमुलेशन, एक है बायो मैग्निफिकेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। और जो DDT है ये क्या है, ये जैसे ये नॉन बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक होते हैं, इनका मतलब अवशोषण होने के पश्चात उत्सर्जन से बाहर निकालना लगभग असंभव होता है। वही कि मतलब ये अगर आगे हमारे इन्वायरमेंट तो ख़त्म करना ना के बराबर होता है। तो ये बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। और ये क्या है, एक कीटनाशक है। एग्जाम में ये क्वेश्चन सीधे सीधे आया था कि DDT क्या है, तो ये एक कीटनाशक है। अब हम लोग इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है, बायोनॉमिक्स के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला ऑप्शन है, इसका शाब्दिक अर्थ जीवन का प्रबंधन है। नहीं, अभी हम लोगों ने पढ़ा था प्रबंधन मैनेजमेंट नहीं है, जीवन का नियम है। तो बायोनॉमिक्स का मतलब क्या होगा, जीवन का नियम होगा। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाता है। दूसरा हमारा ये है, यह पारिस्थितिकी तंत्र का क्या है, पर्याय है, पर्यायवाची यानी सिनोनिम्स है। तो हाँ, ये सही है। यह प्राकृतिक तंत्रों के मूल्यों पर बल देता है जो मानव तंत्रों को प्रभावित करते हैं, ये भी सही है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाता है? C ऑप्शन हमारा सही हो जाता है पहले क्वेश्चन का।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी तंत्र में डीडीटी का समावेश होने के पश्चात निम्नलिखित में से किस एक जीव में उसका संभवतः सबसे अधिक मतलब उसका मैग्नीफाई हो जाएगा, बायो मैग्निफिकेशन हम लोग पढ़े थे, कंसंट्रेशन पावर सबसे अधिक किस में होगा। तो कंसंट्रेशन पावर जब एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे ट्रॉपिक लेवल में जाएंगे तो कंसंट्रेशन पावर बढ़ता जा रहा है, यानी कि यहाँ मान लीजिए प्रोड्यूसर है, यहाँ पे मान लीजिए प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर है, फिर यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर है और यहाँ पे टर्सरी कंज्यूमर है। तो जो सबसे ज़्यादा होगा हमारा टर्सरी कंज्यूमर यहाँ पे है। तो सबसे ज़्यादा जो मैग्नीफाई होगा मतलब कंसंट्रेशन पावर सबसे ज़्यादा कहाँ पे होगा, टर्सरी कंज्यूमर में होगा। तो हम यहाँ पे वही एग्जांपल दिया हुआ है कि सबसे ज़्यादा किस में होगा, तो टर्सरी कंज्यूमर या तो सेकेंडरी कंज्यूमर तक दिया होगा, तो यहाँ पे हम देखेंगे। तो हमारा जो ऑप्शन है यहाँ पे टिड्डा क्या है हमारा, ये प्राइमरी कंज्यूमर है। और यहाँ पे है ये भेड़ लिखा हुआ है, यहाँ पे गलती से भेक लिखा गया है, मवेशी है और सांप है। तो सांप हमारे आएंगे, ये क्या है हमारे सेकेंडरी कंज्यूमर हैं, तो यहाँ पे ये आ जाएंगे, यानी कि सी ऑप्शन इसमें सही हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है बायो, दो टॉपिक है इसमें मिला करके है, एक है हमारा इकोलॉजिकल सक्सेशन है जो कि जैविक अनुक्रमण पढ़ेंगे इसको, और दूसरा हमारा है बायो जियो केमिकल साइकिल। तो पहला इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है, इकोलॉजिकल सक्सेशन में क्या होगा कि मान लीजिए एक एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि एक जमीन है हमारी, वो बंजर जमीन पड़ी हुई है, ठीक। तो कुछ साल तक वहाँ पे बहुत मतलब पथरीली जमीन है, बंजर जमीन है। अब कुछ साल तक वहाँ पे क्या हुआ, बारिश नहीं हुआ, फिर बारिश हुआ। जब बारिश होता है तो छोटे छोटे यहाँ पे मान लीजिए एल्गाई आ गए, छोटे छोटे काई आ गए। फिर उसके बाद क्या होगा कि कुछ दिन बाद क्या होगा, बारिश हो रहा है, कुछ दिन बाद क्या होगा, यहाँ पे छोटे प्लांट उग जाएंगे। फिर क्या होगा, कुछ दिन बाद छोटे प्लांट के बाद बड़े बड़े मतलब ट्री आ जाएंगे। तो ये क्या हो रहा है, इकोलॉजिकल सक्सेशन हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है सिस्टमेटिक ढंग से। मतलब पहले क्या हुआ, एल्गाई आया, फिर क्या हुआ प्लांट, फिर उससे बड़ा क्या हुआ, ट्री हुआ। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन कहेंगे, कि कई वर्षों में अनुक्रम मतलब बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे पहले काई, फिर उसके बाद प्लांट, फिर उसके बाद बड़ा ट्री आ गया, ठीक है। तो ये है हमारा, अभी हम लोग डिटेल में भी यहाँ पे दिया हुआ है, इसका प्रोसेस देख लेंगे। और बायोजियोकेमिकल साइकिल, बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या है, बायोजियोकेमिकल साइकिल में जो हमारे न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट होते हैं वो हमारे बायोटिक और अबायोटिक यानी कि जैविक और अजैविक घटक में कैसे मूव करते हैं मतलब कि जाते हैं। तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, बायोजियोकेमिकल साइकिल कहेंगे। मतलब कोई भी न्यूट्रिएंट्स या एलिमेंट हमारे बायोटिक और अबायोटिक उसमें कंपोनेंट में कैसे मूव करते हैं, उसको हम बायोजियोकेमिकल साइकिल कहते हैं। बायोजियोकेमिकल साइकिल कितने प्रकार का होता है, तो ये दो टाइप्स के होते हैं। पहला हमारा गैसियस साइकिल होगा, यानी कि गैसीय चक्र होगा। दूसरा हमारा सेडिमेंट्री साइकिल होगा, यानी कि अवसादी चक्र होगा। तो गैसियस साइकिल क्या होता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग परफेक्ट साइकिल भी बोलते हैं, और इसको हम लोग सेडिमेंट्री साइकिल को इम्परफेक्ट साइकिल भी बोलते हैं। गैसीय जो साइकिल होता है मतलब गैसीय चक्र जो होता है उसमें उदाहरण अगर देखें हम तो ऑक्सीजन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, तो मतलब ऑक्सीजन चक्र होगा, यानी कि ऑक्सीजन साइकिल होगा, और नाइट्रोजन साइकिल, ये सब आएंगे। सेडिमेंट्री का मतलब बालू, तो उसमें क्या होगा, हमारा कैल्शियम होगा, कैल्शियम चक्र होगा, फॉस्फोरस होगा और हमारा पोटेशियम होगा। तो ये सब हमारे आएंगे सेडिमेंट्री साइकिल में आएंगे। तो आई होप आप लोग को समझ आ गया होगा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल होता क्या है, ये कितने टाइप का होता है, किसको परफेक्ट साइकिल बोलते हैं, किसको इम्परफेक्ट साइकिल बोलते हैं। तो ये सब और कुछ इससे रिलेटेड हम लोग फैक्ट देख लेते हैं कि जल चक्र को ओडम ने गैसीय चक्र में सम्मिलित किया था। मतलब सबसे पहले जो जल चक्र था, जो वाटर साइकिल था, वो हमारे गैसीय साइकिल में नहीं आता था। एक ओडम पर्यावरण से रिलेटेड है, मतलब पर्यावरण के वैज्ञानिक होंगे, वो उन्होंने क्या किया था, जल चक्र को ऐड किया था, किसमें, गैसीय साइकिल में ऐड किया था। और एफ क्लीमेंट ने वर्ष 1916 में पौधों की विभिन्न प्रजातियों का अध्ययन किया तथा उन्होंने सक्सेशन की परिभाषा दी। इकोलॉजिकल सक्सेशन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो इकोलॉजिकल सक्सेशन का पूछ लेता है कि परिभाषा किसने दिया, तो एफ क्लीमेंट ने दिया था, 1916 में दिया था इन्होंने। और ओडम ने क्या किया था, ओडम नामक जो ये वैज्ञानिक थे, इन्होंने क्या किया
अनुक्रम का क्रमागत विधि बताया था, मतलब कि किस क्रम से वो प्रोसेस वाइज बढ़ रहे हैं, फर्स्ट क्रम पे कौन आएगा, सेकंड पे कौन आएगा, थर्ड पे कौन आएगा, लास्ट पे, तो ये इन्होंने पूरा उसका सीक्वेंस बताया था ओडम ने। परिभाषा किसने दिया था, एफ क्लीमेंट ने दिया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में आते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। जो ओडम ने क्रम दिया था उसमें है तो पूरा क्या है, न्यूडेशन है, माइग्रेशन है, फिर एसिस है, और उसके बाद रिएक्शन है और स्टेबलाइजेशन है। यानी कि क्या होता है, वही जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि एकदम बंजर जमीन पड़ी हुई है, फिर उस पर क्या हुआ, माइग्रेशन, यानी कि कोई कुछ भी आया, जैसे अलगाई आ गया या तो बहुत छोटे कोई स्पीसीज आ गई, फिर उसके बाद वहाँ ऐसे वो लोग क्या करेंगे, आस्थापन वहाँ पे होगा, फिर रिएक्शन होगा, कोई प्रतिक्रिया होगी, और उसके बाद स्टेबलाइजेशन होगा, यानी कि स्थिरीकरण होगा। ठीक है, तो ये है, ये इसका जो प्रोसेस है इसको लर्न कर लीजिएगा स्टेप बाय स्टेप, ये पूछता है एग्जाम में। अब आता है पारिस्थितिकी संक्रमण, इसका अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, तो जॉन डब्ल्यू बेनेट ने दिया था। किसकी अवधारणा, इकोलॉजिकल ट्रांजिशन इसका मतलब होता है इंग्लिश में, और हिंदी में है पारिस्थितिकी संक्रमण। तो कौन दिया था, बेनेट ने दिया था। ठीक है, द इकोलॉजिकल ट्रांजिशन, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजी एंड ह्यूमन एडाप्टेशन, ये इनकी बुक है, ये याद कर लीजिएगा कि पूछता है कि ये बुक किसने लिखा, तो बेनेट ने लिखा है। अब इससे रिलेटेड इस टॉपिक से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, जैव भू रासायनिक यानी कि बायो जियो केमिकल साइकिल कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जैव भू रासायनिक चक्रों में किसमें चट्टानों का अपक्षय चक्र में प्रवेश करने वाले पोषक तत्व के निर्मुक्त होने का मुख्य स्रोत है, तो कौन सा है यहाँ पे, तो ये है फास्फोरस चक्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घास स्थलों में वृक्ष पारिस्थितिकी अनुक्रमण के अंश के रूप में किस कारण घासों को प्रतिस्थापित नहीं किया मतलब करते हैं, तो यहाँ पे जल की सीमाओं एवं आग के कारण नहीं करते हैं, ये इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वही इकोलॉजिकल सक्सेशन की का क्रम पूछ रहा है, तो क्रम हम लोगों को यहाँ पे है न्यूडेशन, माइग्रेशन, एसिस, रिएक्शन, स्टेबलाइजेशन, ये है, तो इसका ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पारिस्थितिकी संक्रमण यानी कि इकोलॉजिकल ट्रांजिशन अवधारणा का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, मतलब किसने दिया था, तो बेनेट ने दिया था, अपने बुक में इन्होंने ये अवधारणा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रम से एक निश्चित स्थान पर बदलता है वो कहा जाता है, क्या कहा जाता है, सीर कहा जाता है। और एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, बायो जियो केमिकल साइकिल यानी कि जैव भू रासायनिक चक्र कहा जाता है। अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर है पारिस्थितिकी आंदोलन, कि हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड कुछ आंदोलन हुए थे, जिसमें चिपको आंदोलन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और उसके बाद नर्मदा आंदोलन है, एक आंदोलन है एपिको आंदोलन है, जो कि हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो चिपको आंदोलन किससे रिलेटेड है ये पूछता है, तो ये पेड़ों की कटाई को रोकने के लिए किया गया था चिपको आंदोलन, ये एक महत्वपूर्ण आंदोलन है। वनों की कटाई को रोकने के लिए 26 मार्च 1974 को गौरा देवी के नेतृत्व में महिलाएं जो थी वो वृक्ष से चिपक कर खड़ी हो गई थी कि वृक्ष को ना काटा जाए। तो ये गौरा देवी के नेतृत्व में हुआ था, किस सन में हुआ था, 26 मार्च 1974 को हुआ था। ये चिपको आंदोलन पेड़ की कटाई को रोकने के लिए हुआ था। अब नर्मदा बचाओ आंदोलन नर्मदा नदी के ऊपर बनाई जा रही बहुउद्देशीय बांध परियोजना को रोकने के लिए चलाया गया एक आंदोलन था। और एपिको आंदोलन है वो दक्षिण भारत का ये पर्यावरण संरक्षण से संबंधित था, यानी कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन से संबंधित ये आंदोलन था। यह आंदोलन कर्नाटक से आरंभ हुआ था, दक्षिण भारत यानी कि ये कर्नाटक से आंदोलन स्टार्ट हुआ था। अब इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में आए हुए हैं देख लेते हैं हम लोग। पारिस्थितिकी स्थायी मितव्ययिता क्या है, मतलब इस आंदोलन का नारा किस आंदोलन में ये नारा दिया गया था, तो ये चिपको आंदोलन में ये नारा दिया गया था। चिपको आंदोलन कब हुआ था, 1976 में हुआ था। जो चिपको आंदोलन है वो संबंधित है, तो किससे संबंधित है, अभी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये क्या है, हमारे पेड़ के संरक्षण से संबंधित है चिपको आंदोलन। तो आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। आज हम लोग यहीं तक रखते हैं और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में लेकर के आएंगे। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।